बार फिर से आप लोगों के सामने। पिछली कक्षा में हम लोग सिंधु घाटी की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें हमने जाना था कि वहाँ की राजनीतिक अवस्था कैसी है, वहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या थी, और उसके बाद हमने काफी विस्तृत रूप से व्यापार के बारे में पढ़ा था। वहाँ के बारे में जो हमने जाना था कि किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापार जो हो रहे थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता तक होते थे। हमने पढ़ा था उसमें दलहन और माकन के क्षेत्र के बारे में। हम लोगों ने जाना था कि कैसे जल मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होते थे। तो उसी क्रम में आज अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। चूंकि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आध ऐतिहासिक सभ्यता थी, अतः यहाँ पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जो उनसे प्राप्त साक्ष्य थे, जैसे वहाँ के बर्तन, वहाँ की मूर्तियाँ, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के अवलोकन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी। तो सबसे पहली बात कि जो वहाँ के समाज था उसकी जो छोटी इकाई थी वो परिवार था। आज के वर्तमान परिवेश में भी सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है, परिवार से समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वो व्यवस्था उस समय की चली आ रही थी। और कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ की जो परिवार की जो व्यवस्था थी उसमें मात्र सत्तात्मक थी, अर्थात जो महिलाएं थी उनकी प्रधानता थी। महिलाएं उस परिवार की हेड होती थी, या कह सकते हैं कि उसकी नेतृत्व करती थी। और हाँ, एक चीज और जो देखने को मिलता है, या हम लोग वैदिक काल में पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, परंतु उस तरह की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त होती है। तो इससे यह पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था की जो श्रेणियां थी वो बाद के वर्षों में उदित हुई, मीन्स कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आई। तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, तो वहाँ पे जो व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है उससे प्रतीत होता है कि वहाँ पे पुरोहित वर्ग रहा होगा, वहाँ पे शासक वर्ग रहा होगा। क्योंकि वहाँ दुर्ग मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, तो स्पष्ट होता है कि वहाँ अगर दुर्ग है तो वहाँ पे शासक भी होंगे। अगर वहाँ पे कुछ मूर्तियां प्राप्त होती हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पे पुरोहित वर्ग भी रहा होगा। शिल्पी, क्योंकि हम शिल्प के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, व्यापार के बारे में, तो एक श्रमिक जो व्यापारी वर्ग था वो जरूर रहा होगा, क्योंकि ये पूरी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इससे यह स्पष्ट था कि जो नगरीय सभ्यता में जो व्यापार करने वाले लोग थे, या तो व्यापारी वर्ग थे या फिर वो शिल्पी वर्ग के लोग थे। उसके अतिरिक्त एक और वर्ग था जिसे श्रमिक वर्ग। तो हम श्रमिक वर्ग और शिल्पी वर्ग के बारे में इसलिए बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था नगर नियोजन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो शहरों का निर्माण किया गया था उसमें दो तरह के शहर होते थे। जो पूर्वी भाग में होते थे वो शहर, उसमें प्राय जो गरीब वर्ग के लोग रहते थे, और एक दूसरा शहर था जिसको दूध कहा जाता था, उसमें शासक वर्ग के लोग होते थे। तो वो जो श्रमिक वर्ग थे, जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे वो श्रमिक वर्ग उसी में रहते थे। उस सभ्यता में कुछ आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पे कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला डांस कर रही है, नर्तकी की है, जो अपने नृत्य की मुद्रा में थी। और उसके अगर हम उस मूर्ति को देखेंगे गौर से तो उसके कानों में कुंडल, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां और उसके केस में जूड़े लगे हुए थे। तो उससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ की जो महिलाएं थीं वो आभूषण के बारे में जानती थी। वहाँ पे एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मूर्ति है, जिसमें वो अपने कानों में कुंडल लगाए हुए हैं। तो उससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के जो पुरुष भी जो थे वो आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो वो कौन कौन से आभूषण थे? प्राय जो महिलाएं थी वो चूड़ियां, कर्णफूल जो कान में हम पहनते हैं, कर्णफूल, अंगूठी, कंगन, ये सारी चीजें यूज करते थे। उसके अलावा चांदी के भी आभूषण, शंख और शिव से निर्मित जो आभूषण थे उसका प्रयोग किया जाता था। और इस सब के अलावे एक महत्वपूर्ण हाथी दांत के जो हाथी दांत होते हैं उसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे बने हुए कंघे का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ये स्पष्ट होता था कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे, जबकि उसमें सोने और चांदी के साथ साथ शिल्प, लाल पत्थर, इन सब
चीजों से बने हुए आभूषण होते थे। तो हम सामाजिक जीवन में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दास प्रथा या व्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया गया है। जो एक पुरातत्ववेता थे व्हीलर, उनके अनुसार ये माना जाता है या वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें दास वर्ग भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो व्यापार पर निर्भर करती थी, उसके लिए उन्हें रिसोर्स की जरूरत थी और ऐसा माना जा सकता है कि दास प्रथा या दास व्यवस्था थी। ये विचार व्हीलर के अनुसार थी। वहां पे कुछ क्षेत्रों में जैसे मोहनजोदड़ो और कुछ क्षेत्रों में ये कुछ अवशेष सूती वस्त्र के प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के अवशेषों से ये प्रतीत होता है कि लोगों को कपास के बारे में जानकारी थी, वो सूती वस्त्र पहनते थे। और चूंकि उसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें भारतीय उपमहाद्वीप की, और खासकर जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था और जम्मू कश्मीर का और पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब का जो एरिया था, अगर हम उसकी भौगोलिक दृष्टि को से देखें तो प्रतीत होगा कि वहाँ का वातावरण जो है कभी ठंडी कभी गर्म होता था। तो वहाँ के लोग ऊनी और सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावे कालीबंगन और कुछ क्षेत्रों से मृत शरीर के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जो कब्र के भी अवशेष मिले हैं। तो उससे ये पता चलता था कि वहां पे दफनाने की भी परंपरा थी, लोग को दफनाते थे और अग्नि संस्कार भी किया जाता था। कहीं कहीं एक अवशेष प्राप्त हुआ है जहां पर पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाया गया था, उनके नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। तो उससे ये पता चलता था कि वहां पर कोई संप्रांत परिवार या कोई राजा या कोई शासक वर्ग होगा जो वो अपने साथ अपने या तो नौकर चाकर या अपनी कोई प्रिय व्यक्ति को अपने साथ उसे भी दफनाया गया होगा। इन सबों के अतिरिक्त वहां पर मनोरंजन के भी साधन मिलते हैं, जैसे पास से नृत्य के बारे में जिक्र किया है पहले कि नृत्य वहाँ का एक प्रमुख मनोरंजन था। उसके अलावा शिकार करते थे और पशुओं को आपस में लड़ाने के साथ साथ शतरंज, ये सब जो थे वो जो चीजें थी वहाँ पे मनोरंजन के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन जो था उनका काफी उन्नत था, और न ही सिर्फ उन्नत था बल्कि वो एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को जीते थे। जो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये स्पष्ट होता है कि वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें श्रमिक वर्ग भी था, वहाँ पे पुरोहित वर्ग भी था, शासक वर्ग भी था। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अस्वस्थ नहीं मिलते हैं। तो यह स्पष्ट होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में वहाँ के जो लोग थे वो काफी शांति प्रिय तरीके से रहते थे। अब हम इसके बाद इसके अगले चरण में हम वहाँ की धार्मिक स्थितियों के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वहाँ के धार्मिक चीजों के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। जैसा कि मैं बता रहा था कि यह आज ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त है। तो यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में देखें तो आपको यह ज्ञात होगा कि यहाँ पर धार्मिक वर्चस्व का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो साक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई मंदिर या किसी मूर्ति के बारे में हम लोग को वैसे जानकारी नहीं मिलती है कि कोई धार्मिक स्थल हो, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले नगर निर्माण में भी देखा था कि स्नानागार तो हमें मिलता है, धार्मिक अनुष्ठान के पूर्व से किए जाने वाला चीज तो हमें मिलता है, परंतु हम लोग को कोई मंदिर या कोई धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है या ऐसा हम सोच सकते हैं कि धार्मिक वर्चस्व की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे मंदिरों के कोई अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट है कि यहाँ पर मंदिर, ये पूरे क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था उस पर कहीं पे भी मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। जबकि हम मेसोपोटामिया की ओर जाएं, अगर वहां पे जिक्र करें तो उस समय मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यह स्पष्ट था कि द्रविड़ जनजाति के लोग वहां पे मंदिरों से संबंधित उनकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा से अर्थ है कि यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। और एक साक्ष्य प्राप्त हुआ हड़प्पा से, जिसमें एक महिला के नाभि से एक पौधे को दिखाया गया है जन्म होते हुए। तो उससे यह स्पष्ट या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह शायद उर्वरता की देवी के प्रतीक थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नारी की प्रधानता थी या मातृ देवी की पूजा होती थी और प्रकृति की पूजा होती थी। तीसरी चीज है पशुपति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त होने से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं उनका एक साक्ष्य प्राप्त होता है, और उनके दाईं ओर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे जो 3 मुख वाले थे, और उनके सर पर 3 सिंह, बाईं ओर गेंडा भैंसा और दाईं ओर हाथी, व्याघ्र और हिरण के चित्र उकेरे गए हैं। तो यह स्पष्ट होता है या उससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह पशुपति की प्रतिमा थी या उनको इंगित करता है। इसके अलावे कालीबंगन से अग्नि वेदिका के भी चित्र या अवशेष प्राप्त होते हैं, और न सिर्फ कालीबंगन से बल्कि बनावली से भी अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग अग्नि की पूजा करते थे। तो यह स्पष्ट था, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि प्राकृतिक की पूजा वहाँ होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। तो यहाँ पे अग्नि वेदिका का मिलना इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के लोग जो हैं वो अग्नि की भी पूजा करते थे। इसके अलावे वहाँ पर एक मृद भांड से नाग की तस्वीर प्राप्त हुई है, और लिंग और योनि उसकी भी तस्वीर प्राप्त हुई है या उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं चित्रों से। तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग नाग की भी पूजा करते थे और योनि और लिंग की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त वहाँ ईश्वर की उपासना के लिए सूर्य की उपासना लोग करते थे। इसका साक्ष्य हमें वहाँ स्वस्तिका के चिन्ह से प्राप्त होता है, जैसा कि हम अभी भी वर्तमान में समझते हैं या जानते हैं कि स्वस्तिका एक शुभ चिन्ह माना जाता है भारतीय धर्म ग्रंथों में या भारतीय धर्म में। तो वहाँ पे स्वस्तिका के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, और उससे यह अनुमान लगाया जाता है या पुरातत्ववेत्ता लगाते हैं कि लोग सूर्य की उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त पूरे समाज में, पूरे उन क्षेत्रों में कहीं पे भी मूर्ति के कोई वैसे अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी। तो हमने आज के इस क्लास में पढ़ा यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में, यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में। हम अगली कक्षा में जानेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ और वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्थल थे जहाँ से कुछ वैसे अवशेष प्राप्त हुए जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।